स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर शिल्पी कुमारी और प्रीवियस क्लास में जो मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताया था, 2 kingdom classification scheme, 3 kingdom, 4 kingdom, even the most accepted classification system which was given by R.H. Whittaker in the year 1969, उसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में काफ़ी डिटेल में समझा था। क्या उनका क्राइटेरिया था, उन्होंने सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को 5 डिफरेंट किंगडम में, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्रेडिट उनको जाता है, बाकी तो 2 किंगडम पहले आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, देन 5 आया। 5 में एक्चुअली उन्होंने क्या इंक्लूड किया, उन्होंने फंजाई को इंक्लूड किया था। फंजाई जो कि पहले प्लांट की तरह कंसिडर किया जाता था, सिर्फ प्लांट में रख दिया गया था, बट उसको एक सेपरेट किंगडम बना करके एक उसका सेपरेट ग्रुप में उसको ग्रुपिज्म कर दिया, जिस किंगडम का नाम फंजाई रखा गया। चलो, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्कीम तो सबको समझ में आ गया। अब इसके आगे भी मैं अगर बताऊं कि 5 किंगडम के बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन स्कीम भी हम कह सकते हैं, बट कैसे? तो किंगडम के ऊपर आता है डोमेन, और ये डोमेन 3 डिफरेंट डोमेन में क्लासिफाई किया। किसने किया वो भी बताती हूं मैं। आर्किया, यूबैक्टीरिया and eukarya. This domain system was given by Carl Woese in the year 1990. अब देखो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 1969 में आया, तो ये उससे तो बहुत ही रिसेंट हो गया है ना। तो डोमेन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पूरे के पूरे इंटैक्ट ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में बांटा गया। वन इज आर्किया, सेकेंड वन इज यूबैक्टीरिया एंड थर्ड इज द यूकैरिया। आर्किया में ऑल काइंड्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया को प्लेस किया गया। आर्कीबैक्टीरिया आर प्लेस्ड हियर, ठीक है। अब आर्कीबैक्टीरिया को यहाँ पे प्लेस किया, बाकी और जो बैक्टीरिया हैं, यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया, तो सारे के सारे ट्रू बैक्टीरिया, ये तो प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे आर्किया। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि आर्किया क्या है। यहाँ हेयर वी कैन सी द ट्रू बैक्टीरिया, सारी ट्रू बैक्टीरिया इस ग्रुप में है। तो ट्रू बैक्टीरिया का मतलब क्या हुआ? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, ये सब यू बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। आप चाहो तो लिख सकते हो, कहीं से भी ये गलत नहीं होगा। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, एंड माइकोप्लाज्मा, ठीक। नेक्स्ट, यूकैरिया में 4 डिफरेंट किंगडम को प्लेस किया गया, और वो किंगडम क्या क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा, then fungi, then plantae and then animalia। तो आर्किया में सारे के सारे आर्की बैक्टीरिया को प्लेस, पूरा का पूरा जितने भी मतलब आर्की बैक्टीरिया थे आर्किया ग्रुप में, ऑल टू ऑल आर्की बैक्टीरिया को प्लेस किया गया। आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन पे सर्वाइव करने के लिए एबल होते हैं। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया आया वो ट्रू बैक्टीरिया नहीं था, वो प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे। तो आर्किया में सारे के सारे प्रिमिटिव बैक्टीरिया को यहाँ पे ग्रुप कर दिया गया, ठीक है। तो कार्ल वूस ने बेसिकली क्या किया, आप अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आर्किया एंड यू बैक्टीरिया दोनों ही कहाँ प्लेस थे अकॉर्डिंग टू द R.H. Whittaker के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें कहाँ प्लेस थे वो मोनेरा में थे। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्होंने मोनेरा का 2 ग्रुप कर दिया, मोनेरा को 2 डोमेन में क्लासिफाई कर दिया, वन इज आर्किया, अनदर वन इज यू बैक्टीरिया। आर्किया वो बैक्टीरिया है, इसमें आएंगे जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब ये, इट मीन्स एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी सलाइन कंडीशन, या बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। लाइक इसके भी 3 ग्रुप हैं, मीथेनोजेन, सेकेंड हेलोफाइल। एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में जो बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है वो इसमें आते हैं। एंड थर्ड इज थर्मोएसिडोफाइल, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ही हाई टेम्परेचर, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस और मोर देन दैट, उस टेम्परेचर पे भी ग्रो कर सकते हो, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट है वहाँ भी वो सर्वाइव कर सकते हो। तो ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन जो कि एकदम एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव करने वाले होते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस,
में ये सर्वाइव करने वाले होते हैं। कौन? आर्की बैक्टीरिया, जिसको कौन से ग्रुप में रखा गया? डोमेन आर्किया में रखा गया। तो ये तो क्लियर हो गया आर्की बैक्टीरिया में किसे रखा गया। यू बैक्टीरिया इज द ट्रू बैक्टीरिया, और इसमें सारे के सारे ट्रू बैक्टीरिया को रखा गया। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द ग्राम स्टेन, ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने 1884 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें इन्होंने क्या देखा था कि सारे के सारे जो बैक्टीरियल कल्चर थे उनको एक स्टेन में डाला, वो था जेंसन वायलेट और क्रिस्टल वायलेट स्ट्रेन। उस स्ट्रेन में मतलब उस स्टेन में जाने, स्टेन इज अनदर थिंग, स्टेन दैट इज द डाई। सो स्टेन में उन्होंने डाला और उसके बाद उनमें से बैक्टीरिया को निकाल करके जब एब्सोल्यूट अल्कोहल से वॉश आउट किया गया तो कुछ बैक्टीरिया का ग्रुप था जो कि क्रिस्टल वायलेट कलर को रिटेन किया हुआ था, बट कुछ जो था वो रिटेन नहीं कर पाया था। जो रिटेन किया वो ग्राम पॉजिटिव हो गया, जो रिटेन नहीं कर पाया, वॉश आउट हो गया पूरी तरह से उसका कलर, तो वो ग्राम नेगेटिव हो गया। अभी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का खासियत ये है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता है, बट ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। जो हम वॉल की बात करते हैं प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट जब डिस्क्राइब कर रही थी, डिफ्रेंशिएट कर रही थी, तो उसमें शायद बताया होगा मैंने, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। तो ग्राम पॉजिटिव भी बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव भी बैक्टीरिया है, बट दोनों में डिफरेंस में अगर हम देखें तो जो पेप्टिडोग्लाइकेन का जो परसेंटेज है वो ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा होता है। 70 to 80% ग्राम पॉजिटिव में आपको देखने को मिलेगा, whereas 10 to 20% ओनली इन द केस ऑफ द ग्राम नेगेटिव। क्लियर? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव में नहीं होता है। चूंकि ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन नहीं है तो पोरीन प्रोटीन भी नहीं होगा, बट ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है तो वहां पे पोरीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। देखो, ये जितने भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ना, ईच एंड एवरी पॉइंट्स एक MCQs का काम कर जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में एंटीबायोटिक के लिए ससेप्टेबल कौन होगा और रेसिस्टेंस कौन शो करेगा, ससेप्टेबल ग्राम पॉजिटिव होगा या ग्राम नेगेटिव? आंसर होगा ग्राम पॉजिटिव। बट रेसिस्टेंस की बात करें तो मोस्ट ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज आर पैथोजेनिक इन नेचर, हाईली पैथोजेनिक इन नेचर। ठीक है, तो वहां पे हम देखेंगे कि वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट शो करता है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज बेसिकली द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस। इसी ग्रुप में साइनोबैक्टीरिया भी आता है, माइकोप्लाज्मा को भी रखा गया। तीसरा जो ग्रुप है वो है यूकैरिया। इसका मतलब ये हुआ कि आर्किया और यू बैक्टीरिया ये अल्टीमेटली ये है क्या? बैक्टीरिया ही तो है, और सारे के सारे बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू द RH विटेकर उन्होंने कहाँ प्लेस किया था? मोनेरा में। और मोनेरा में जो एक ग्रुप, अगर आप बोले कैरेक्टरिस्टिक्स को देखोगे तो आप क्या आपको मिलेगा? यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोट्स। तो ये भी होगा यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोट। ठीक है, और यू बैक्टीरिया क्या होंगे? ये भी यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोट ही होंगे। यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोट्स। बात करते हैं अब यू बैक्टीरिया की, यानी कि अल्टीमेटली ये जो प्रोकैरियोट यानी कि ये यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ये दोनों ही प्रोकैरियोट हैं। और प्रोकैरियोट जो कि मोनेरा का फीचर था, अल्टीमेटली हम क्या समझ पा रहे हैं कि मोनेरा को ही इन्होंने दो ग्रुप में सेग्रीगेट कर दिया, आर्किया एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है, चलो यहां तक तो बात समझ में आई। अब आगे यूकैरिया की बात करते हैं। यूकैरिया मतलब यूकैरियोट्स। तो इस ग्रुप में सारे के सारे यूकैरियोट्स को रखे गए। तो सबसे पहला नंबर पे कौन सा किंगडम आया? किंगडम प्रोटिस्टा। यस, किंगडम प्रोटिस्टा में सारे ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोट्स। डोंट फॉरगेट कि ये प्रोकैरियोट है, बिल्कुल नहीं, ये यूकैरियोट है। इकलौता एक सिंगल ग्रुप है मोनेरा जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स होंगे। ठीक है, और इसी प्रोकैरियोट्स वाले ग्रुप को दो ग्रुप में बांटा है, दो डोमेन में बांटा गया है, आर्किया एंड यू बैक्टीरिया। तो ये भी प्रोकैरियोट, ये भी प्रोकैरियोट, यानी ये दो डोमेन प्रोकैरियोट वाले हो गए। बट यूकैरिया में अलोन एक सेपरेट डोमेन है जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उसमें प्लेस किए गए। तो एज यू नो, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से किंगडम आते हैं? किस किस किंगडम में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया था? प्रोटिस्टा। या दिस वन इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोट्स। फंजाई में मल्टीसेल्युलर एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, डोंट फॉरगेट, एक्सेप्ट व्हाट, एक सिंगल ईस्ट है जो मल्टीसेल्युलर नहीं होगा, यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोट की कैटेगरी में होगा। सभी को नाम याद है, और वो फंजाई कौन सा है? ईस्ट, एक्सेप्ट ईस्ट।
ईस्ट को छोड़ के, ठीक है, मतलब यूकैरियोट तो है ही बट वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। प्लांटे, प्लांटे में मल्टी सेल्यूलर एंड यूकैरियोट्स, यहां भी मल्टी सेल्यूलर एंड यूकैरियोट्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर ऐसे काउंट करो कितने किंगडम इसमें आए, एक किंगडम ये आ गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। व्हाट वी कॉल इट, हम इसे कह सकते हैं ना सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन स्कीम, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, somehow we call it, कह सकते हैं। बाकी अगर डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो डोमेन तो 3 ही हैं, और वो 3 डोमेन कौन कौन से, आर्किया, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरिया होता है, जिसमें आउट ऑफ दीज 2 आर्किया एंड यूबैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया एंड यूकैरिया में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया। ठीक है, चलो अब हम मोनेरा के बारे में बात करते हैं, जो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक मोनेरा होगा, बट मुझे ऐसा लगा कि डोमेन का कॉन्सेप्ट देना भी इंपॉर्टेंट है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। एक वन इंपॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। डू यू नो द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स? कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रोकैरियोटिक फीचर भी है और यूकैरियोटिक फीचर भी है, पता है? इसको स्पैन-गैटल ने डिस्कवर किया था, और इसमें इन्होंने कुछ प्रोकैरियोटिक फीचर्स देखे थे इस ऑर्गेनिज्म में और कुछ यूकैरियोटिक फीचर्स देखने को मिला था, और उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? लॉकी-आर्कियोटा। यस, लॉकी Archaeota. It is the connecting link between the prokaryotes and eukaryotes. ठीक है, देखो अगर नीट में लेवल टफ किया, सिंपल क्वेश्चन कब पूछा जाता है? जब है ना नीट में क्वेश्चन का लेवल तब उस कंडीशन में काफ़ी लो रहता है, उतना ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। बट वहाँ पे जहाँ आप देखते हो इजी क्वेश्चन पूछा गया है तो कट ऑफ बहुत ही हाई जाएगा। इजी तो सबके लिए इजी होगा, है ना, और अगर टफ क्वेश्चन पूछा गया तो टफ तो सबके लिए टफ होगा, लेकिन वहाँ पे कट ऑफ लो जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो बाय डिफ़ॉल्ट, जैसा कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है, अभी दिस लास्ट ईयर में जो नीट का पेपर आया था जिस पैटर्न पे पूछा गया है, अगर पेपर का लेवल टफ हुआ, आने वाले टाइम में और टफ होगा ही, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जैसे जैसे बढ़ेंगे कॉम्पिटिशन का लेवल बढ़ाया जाता है, घटाया नहीं जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो डे बाई डे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो इस रेशियो में अगर हम देखें तो कॉम्पिटिशन के जो क्वेश्चन हैं उसका लेवल टफ किया जाएगा। अगर बहुत ज्यादा टफ लेवल किया गया तो कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको माइंड में रखिएगा। लॉकी-आर्कियोटा इज अ ग्रुप विच इज नोन एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। ये वो ग्रुप है जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के भी फीचर हैं तो कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के भी फीचर हैं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट हमारा यहाँ पे मैं टॉपिक दे रही हूँ मोनेरा। ठीक है, अब मोनेरा के इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑलरेडी आपको बहुत कुछ मैं समझा चुकी हूँ। मोनेरा में सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? ऑल टू ऑल ऑर्गेनिज्म जो इसमें प्लेस किए गए हैं वो यूनिसेल्युलर होगा, यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोट्स इसमें आएंगे। ठीक है, अब यूनिसेल्युलर है तो सिंगल सेल वाले तो होंगे ही होंगे, और बाकी प्रोकैरियोट के जितने फीचर्स हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रोकैरियोट के जो फीचर्स हैं अगर हम ये देखें, ये जो ऑर्गेनिज्म बेसिकली इस ग्रुप में बैक्टीरिया आते हैं, और बैक्टीरिया को कॉस्मोपॉलिटन बोला जाता है बिकॉज दे कैन फाउंड इन एवरीवेयर, हर जगह पाया जाता है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ बैक्टीरिया आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया हर जगह पे आपको मिलेगा, है। और बैक्टीरिया में जो ऑर्गेनल्स की बात अगर हम करें या डीएनए की बात करें तो जितने प्रोकैरियोटिक फीचर्स है वो सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक सिंगल डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ और उसमें जितने भी स्ट्रक्चर आएंगे उन स्ट्रक्चर को वन बाय वन मैं डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ जाऊंगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं एक बैक्टीरिया, अच्छा वन मोर थिंग, हु कॉइन्ड द टर्म बैक्टीरिया? बैक्टीरिया टर्म को किसने दिया? Who coined the term? Who coined the term बैक्टीरिया? सोच के बताना, बैक्टीरिया टर्म को किसने दिया? ठीक है, अभी मैं बैक्टीरिया का डायग्राम ड्रॉ करती हूँ और लास्ट में इसका आंसर बताऊंगी।
देखो ये 3 लेयर जो बताया है, वो 3 लेयर जो यहाँ पे मैंने बनाया है, वो 3 लेयर मिल करके क्या कहलाता है? सेल इन्वेलप। ठीक है, इसे सेल इन्वेलप बोलते हैं। ठीक, अब ये सेल इन्वेलप में 3 जो लेयर है, फर्स्ट लेयर को कहा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। फर्स्ट वन इज ग्लाइकोकैलिक्स। सेकेंड ग्रीन कलर से जो बनाया है वो है सेल वॉल, एंड थर्ड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इस तीनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? सेल इन्वेलप। इस पे भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। सेल इन्वेलप इंक्लूड्स, तो सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स के भी 2 टाइप होते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज जो लूजली अरेंज्ड होगा, लूजली बाउंडेड जो होगा, लूजली बाउंडेड, तो उसे कहा जाता है स्लाइम लेयर। What we call it, this one is known as the slime layer. And दूसरा जो होता है वो थोड़ा टफ होता है, यानी लूजली हुआ ना, तो जो टाइटली बाउंडेड होगा, तो टाइटली बाउंडेड को बोला जाता है कैप्सूल। लेकिन ये सारे बैक्टीरिया में नहीं होता है। कैप्सूल रेयरली किसी किसी बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स के 2 टाइप हो गए। वन इज स्लाइम लेयर, अनदर वन इज कैप्सूल। स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल। ठीक है, तो ये ग्लाइकोकैलिक्स सबसे पहला पोजीशन रखता है सेल इन्वेलप में। उसके जस्ट बेनेथ सेल वॉल होता है। एंड यू नो सेल वॉल इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। और इसके दूसरे भी नाम है, इसको म्यूको पॉलीपेप्टाइड भी बोल सकते हैं, और इसका तीसरा नाम भी है म्यूरिन। यस, ये तो एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन था। म्यूरिन प्रोकैरियोटिक सेल वॉल को ही कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल का जो कंपोनेंट है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो सेल वॉल हो गया। इसमें नैग और नैम की क्रॉस लिंकिंग होती है। नैग मीन्स एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइड एंड नैम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एंड दैट्स व्हाई म्यूरिन इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जस्ट beneath द सेल वॉल देयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जहां से फ्लैजेला अराइज करता है उस पॉइंट को बेसल बॉडी बोला जाता है। देखो एक्चुअली वो सेल इन्वेलप से होकर के ही निकलता है। तो सेल इन्वेलप के तो तीनों ही पार्ट हैं, 3 पार्ट है ना। तो किसी किसी बुक में आप देखोगे कि सेल वॉल से अराइज कर रहा है, किसी में लिखा होता नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक वो पेनिट्रेशन रहता है। तो मतलब आप यूं मान के चलो ये सेल इन्वेलप से निकला, तो जिस पॉइंट से वो अराइज करेगा वो पॉइंट बेसल बॉडी कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड बेसल बॉडी। ठीक है, अब डार्क कलर से ये पोर्शन जो है इसे कहा जाता है हुक। दिस इज कॉल्ड हुक। ठीक है, और तीसरा जो स्लेंडर पोर्शन थिन जो दिख रहा है लंबा सा, उसे फिलामेंट बोला जाता है। फिलामेंट, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 3 पार्ट है बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, ये तीनों मिला के क्या बनाएंगे? एक फ्लैजिलम बनाएंगे। तो फ्लैजिलम का फॉर्मेशन हो गया। फ्लैजिलम किसका बना होता है? प्रोकैरियोट में बताया हुआ है फ्लैजिलीन प्रोटीन। दिस इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलीन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा? इसके भी अंदर इसका खुद का साइटोप्लाज्म होगा। यह साइटोप्लाज्म है, व्हाइट कलर से हमने ये साइटोप्लाज्म को बना दिया। अब इस साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस तो इसमें वेल डिफाइंड होता नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है। तो जो यहाँ पे न्यूक्लियस आपको दिखेगा वो इस तरह से, इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड, जीनोपोर, प्रोक्रोमोसोम, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इतने सारे नेम हैं। हम यहाँ पे न्यूक्लियोइड लिख दे रहे हैं। nucleus like, not exactly nucleus. This white is called cytoplasm. ठीक है, रेड कलर से एक स्ट्रक्चर बनाऊंगी, मे बी सबको पता हो। दिस इज प्लाज्मिड। यस, ये क्या है? प्लाज्मिड है। इसके बारे में बताऊंगी अभी। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे यूं, जैसे मान लो 4 to 6 राइबोसोम्स का अगर एक्यूमुलेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं पॉलीजोम्स या पॉलीराइबोसोम्स। और कुछ फ्रीली भी स्कैटर्ड होते हैं तो इसको बोल सकते हैं फ्री राइबोसोम्स। चूंकि ये प्रोकैरियोटिक है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 70S टाइप राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसके 2 सब यूनिट होंगे। एक होगा 30S, दूसरा होगा 50S। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे ये ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स
ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स क्या करता है, इंक्लूजन बॉडी होता है वो बेसिकली, तो बैक्टीरिया जो भी फूड खाएगा उसको वो स्टोर कैसे करेगा, इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन करता है। कुछ इसमें गैस वैक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे सैप वैक्यूल्स नहीं देखने को मिलता, यहाँ गैस वैक्यूल्स होता है जो कि इसको वायोलेंसी में यानी कि फ्लोटिंग में हेल्प करता है। ठीक, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल स्ट्रक्चर, what is this? This is the finger like projection which is known as mesosomes. इसको क्या बोलते हैं, mesosomes. And mesosomes, this mesosomes is the site for the cellular respiration in the case of the prokaryotic cell. इस बार के नीट का क्वेश्चन भी था, mesosomes का रोल क्या है, cellular respiration in the case of the prokaryotic cell, site for the cellular respiration. ठीक है, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, जो ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के बारे में बता दूं, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए है। ठीक है, ये इसके पास अपना ओरी साइट होता है, तो यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है, तो ये रेप्लिकेशन भी कर सकता है, तो रेप्लिकेटिंग एबिलिटी इसमें है। एक्ट एज अ फैक्टर, इसका बहुत बड़ा रोल कहाँ पे है, बैक्टीरिया के लिए इसमें कुछ खास रोल नहीं है प्ले करता उसके डेवलपमेंट में, बट लेकिन इस प्लाज्मिड का रोल मॉडर्न बायोटेक में बहुत है। विदाउट दिस स्ट्रक्चर वी कैन नॉट इमेजिन द मॉडर्न बायोटेक, याद है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो इसका मेन रोल जेनेटिक इंजीनियरिंग में है। ठीक है, और ये प्लाज्मिड कैसा होता है, सर्कुलर होता है, दिख भी रहा है सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बना होता है। तो ये कुछ इसके वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने बताए। और कुछ अगर लग रहा है तो बताओ, इतने सारे पॉइंट्स इसमें आ गए, क्या क्या स्ट्रक्चर आया। सबसे पहले सेल इन्वेलप आया। सेल इन्वेलप के 3 लेयर हैं, मतलब सेल इन्वेलप 3 लेयर से मिलकर के बना है। फर्स्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड इज सेल वॉल, थर्ड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इस तीनों को मिला देंगे तो हम बोलेंगे सेल इन्वेलप। पहला क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो गया। अगर सीक्वेंस में पूछा जाएगा तो आप यही सीक्वेंस रखोगे, फर्स्ट ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड सेल वॉल एंड थर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, जो फ्लेजला अराइज करता है, फ्लेजला इज मींट फॉर द लोकोमोशन इन द केस ऑफ द बैक्टीरिया, तो वो मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये एराइज कहाँ से किया, ये एराइज किया बेसल बॉडी, जहाँ से वो एराइज करेगा वो बेसल बॉडी कहलाता है। बेसिकली वो सेल इन्वेलप में पेनिट्रेटेड रहता है। तो मैं यहाँ से दिखा रही हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, किसी किसी बुक में डायरेक्ट सेल वॉल भी बोला है। एनसीईआरटी कहता है कि हाँ चलो सेल वॉल से वो एराइज करता है, तो बेसिकली सेल वॉल भी किसका पार्ट है, सेल इन्वेलप का। अगर ऑप्शन में सेल इन्वेलप दिया हुआ है तो आप वही लगाना। ठीक है, तो बेसल बॉडी एराइज कर गया। फिर यहाँ पे ये थिक सा लेयर होता है जिसे हुक बोलते हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड थर्ड लेयर इज द फिलामेंट। और ये तीनों मिलकर के एक फ्लैजलम बनाएगा। फ्लैजलम किसका बना हुआ है, फ्लैजलिन प्रोटीन का बना हुआ है। यहाँ पे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम पिलीन बोलते हैं, और इसका मतलब पिलाई बोलते हैं। पिलाई, ये पिलाई प्रोटीन, एक प्रोटीन से बना होता है, उस प्रोटीन का नाम पिलीन है, जो कि रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। ठीक है, प्लाज्मिड भी 3 टाइप के होते हैं, एक टाइप के नहीं है, 3 टाइप के प्लाज्मिड है, कोल प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड एंड आर प्लाज्मिड, रेसिस्टेंट प्लाज्मिड। ठीक है, इसमें फिम्बरी भी होता है। फिम्बरी भी हेयरी स्ट्रक्चर है, जो बेसिकली ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, जो ये एक तरीके से एडिशन का काम करता है, रॉक से चिपकने का या किसी सरफेस से चिपकने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फिम्बरी, व्हाट वी कॉल इट, फिम्बरी, फिम्बरी, ब्रिस्टल लाइक फिम्बरी। Fimbri is the Bristol-like structure which usually found in the bacterial cell. So this is this one is the polysomes. When the 4 to 6 ribosomes accumulated at a place is called polysomes. Polysomes, it means polyribosomes. And 3 ribosomes also present here on the cytoplasm, and which is a 70S type. बहुत सारे इसमें इंक्लूजन्स बॉडी होते हैं, तो इंक्लूजन्स बॉडी में एक मैंने ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया। So this is all about the structure of a bacterial cell. Figure showing structure of a typical prokaryotic cell बोलो या बैक्टीरियल सेल बोलो, प्रोकैरियोटिक और बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल। चूंकि बैक्टीरिया किस में आता है, मोनेरा में आता है, तो मोनेरा में वो सारे फीचर्स आ गए ना। इस एक डायग्राम में मैंने सारे फीचर्स को भी डिस्क्राइब कर दिया, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को भी बता दिया। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बोल लो या प्रोकैरियोटिक एनी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बोलो, तो दोनों ही यहाँ पे क्लियर हो गया है ना। और सारे उसके फंक्शंस को भी बता दिया, मेसोसोम्स का रोल क्या, क्योंकि देखो यहाँ पे बैक्टीरिया के केस में क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनेल तो यहाँ पे होगा नहीं। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनेल अगर नहीं है, बट रेस्पिरेशन तो ये भी करेगा ना, वाइटल फंक्शंस है, लिविंग है,
तो ये सारे फंक्शंस को शो करेगा, मेटाबॉलिज्म शो करेगा। तो फिर कैसे करेगा? तो यहाँ पे मेसोजोम्स स्ट्रक्चर है जो रिस्पॉन्सिबल है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइट फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर? देन इसमें जैसे ये न्यूक्लियस की बात हम करें तो यहाँ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस तो नहीं है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में ये न्यूक्लियोइड स्कैटर्ड होगा, बिल्कुल नहीं। एक पर्टिकुलर जोन में वो सिचुएटेड होता है और ये न्यूक्लियोइड जो होता है नेकेड होता है, मतलब डीएनए जो होता है नेकेड होता है, नॉट लिंक्ड विद द हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक का फीचर हो गया। इसका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में क्या क्या दिखा? न्यूक्लियोइड दिख गया, प्लाज्मिड दिख गया, है ना, बहुत सारे इसमें ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स मिल गए, गैस वैक्यूल्स मिल गया जो बायोएंसी में हेल्प करेगा, है ना। राइबोसोम्स, फ्री राइबोसोम्स एंड पॉलीजोम्स दोनों इसमें सिचुएटेड हैं। फ्लैजेला के फंक्शंस को भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया। तो यानी कि एक सिंगल से डायग्राम में इतना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपसे डिस्कस कर दिया गया है, मतलब डिस्क्राइब कर दिया गया। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल स्ट्रक्चर ऑफ मोनेरा। कैसा लगा आपको? ये सारा इंफॉर्मेटिव जो भी बातें मैं बता रही हूँ, आप अच्छे से इसको समझो, पढ़ो और प्रैक्टिस करो। देखो, पढ़ना एक अलग वे होता है, हर किसी का पढ़ने का ढंग अलग है, लेकिन जो प्रॉपर वे से पढ़ता है ना वो सक्सेस अचीव करता है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपसे बात करती हूँ, और ये एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है, जितने भी बच्चों से मैं मिली हूँ या जितने भी बच्चों को मैंने गाइड किया है, उन सबको मैंने एक कॉमन बात कही कि भाई देखो, जितना यहाँ पढ़ लिए घर जाके उसको रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो डायग्राम को ओवरलुक ना करें। आप जितने भी ईच एंड एवरी टॉपिक में जो भी बायोलॉजी में डायग्राम आता है, अलग से उसका एक नोटबुक बनाओ, सेपरेट नोटबुक बनाओ और खुद प्रैक्टिस करके उस डायग्राम को बनाओ। इस एक सिंगल डायग्राम में बहुत सारे इंफॉर्मेशन छुपे हुए हैं। अगर आपने इस डायग्राम को ही समझ लिया और अपने से बना लिया, उसके सारे फंक्शंस को समझ गए, तो मतलब देयर इज नो नीड टू रीड एनी टेक्स्ट। अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज द रोल ऑफ द डायग्राम, वो समझ में आया? इसीलिए कहती हूँ कि पढ़ने का वे डाइवर्स होता है, डिफरेंट बच्चों में डिफरेंट तरीके से वो पढ़ते हैं, बट जो प्रॉपर वे है वो ये है, आप खुद से पढ़ो, या जैसे मैंने पढ़ाया आपने उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद उसे जो लर्न करने का पोर्शन है वो लर्न करो, और फिर जहाँ पे डायग्राम आता है उस डायग्राम की प्रैक्टिस खुद करो, एक एक, वो भी वेल लेवल डायग्राम अच्छे से लेवलिंग के साथ खुद से बनाइए, और डे बाई डे रिवाइज करते जाओ जो भी पढ़ते जा रहे हो। डेफिनेटली एट लास्ट, एट द एंड, आपको ये सारा आपका जो पढ़ाई है लॉन्ग रन में काम आएगा। काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी बेनिफिटेड रहेगा। ओके, बाय, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में।